हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 4। थ्री जो है उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, राइट, जिसमें हमने देखा था ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, इसके अलावा हमने देखा था एवरीज एक्सपेरिमेंट एंड द लास्ट वन वाज हर्शीज एंड चेस एक्सपेरिमेंट which is also known as transduction, right? So ये हमने लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया था। So आज जो है दैट इज लेक्चर नंबर 4। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोटिक्स, राइट, डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। ओके, लेट्स बिगिन, राइट। सो इंट्रोडक्शन में आप सभी को याद रखना है कि जब भी कोई सेल डिवाइड होता है तो डिवाइड होने से पहले क्या होने वाला है, देयर विल बी अ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, राइट। अब यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, एवरी टाइम अ सेल डिवाइड्स इट मस्ट मेक अ कंप्लीट कॉपी ऑफ ऑल इट्स जीन, राइट। जीन्स आप सभी को पता है, जीन्स दे आर प्रेजेंट इन द डीएनए, right? It means a dividing cell has to carry out DNA replication at each cell division. जब भी कोई भी सेल डिवाइड होगा, डिवाइड होने से पहले उसको अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा या तो डबल करना पड़ेगा, रेप्लिकेट करना पड़ेगा, राइट। एंड द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए रिक्वायर प्रिसाइज एक्यूरेसी, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी, अदरवाइज क्या हो सकता है वहां पर कुछ एरर हो सकता है, और जो एरर है उस वजह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेना अराइज हो जाएगा, दैट इज जीन म्यूटेशन, राइट। सो याद रखना है, द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए रिक्वायर्स प्रिसाइज एक्यूरेसी बिकॉज इवन एन एरर रेट ऑफ 0.01%, जो कि देखो 0.01% एरर जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, इट इज इक्विवेलेंट टू द मिस्टेक ऑफ 10,000 न्यूक्लियोटाइड्स। सो आप इमेजिन कर सकते हो कितना छोटा सा मिस्टेक है, बट देखने में भले ही छोटा है बट इट इज क्वाइट लार्ज, राइट, बिकॉज, राइट, सो causes significant accumulation of gene mutation, right? So ये याद रखना है कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन में इतना ही याद रखना है कि जब भी कोई सेल डिवाइड होगा, डिवाइड होने से पहले उसको अपना जो पूरा जीन है, जो डीएनए है, उसको कॉपी करना पड़ेगा, रेप्लिकेट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये मैकेनिज्म क्या है, राइट। अब मैकेनिज्म मैं बता दूं स्टूडेंट्स, तो अगेन जो मैकेनिज्म है उसका जो बेस है, डीएनए रेप्लिकेशन का जो बेस है वो अगेन वाटसन एंड क्रिक ने ही रखा था, राइट। सो वाटसन एंड क्रिक सजेस्टेड a very simple mechanism of DNA replication on the basis of its double helical structure और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, राइट। सो याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से भी कि वाटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए रेप्लिकेशन बताया था, इट वाज बेस्ड ऑन व्हाट, इट वाज बेस्ड ऑन व्हाट, इट इज बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। टू कोटो देयर ओरिजिनल स्टेटमेंट दैट इज एज फॉलो, तो उनका स्टेटमेंट यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इट हैज नॉट एस्केप्ड our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material। इसका मतलब क्या है, दोनों साइंटिस्ट ने बोला था कि हमें पता है कि जो हमने स्पेसिफिक पेयरिंग दैट इज एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन, गुआनिन पेयर विद साइटोसिन का जो पोस्टुलेट दिया हुआ है, उस जो पोस्टुलेट के अंदर है उसके अंदर जो ये बेसिस हैं ATGC, ये एक मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, कौन सा मैकेनिज्म, कॉपिंग मैकेनिज्म, राइट। सो ये स्टेटमेंट का मतलब है कि उन्हें पता था कि ये जो बेस पेयरिंग उन्होंने डिस्कवर या पोस्टुलेट की है, वो बेस पेयरिंग या वो स्पेसिफिक पेयरिंग जो है उसको एक चीज की डिमांड होती है, दैट इज कॉपिंग मैकेनिज्म, ठीक है। सो कहीं ना कहीं AT जो है AT, राइट, तो ये स्पेसिफिक पेयरिंग है, तो ये क्या करेगा, एक कॉपिंग की डिमांड करेगा, राइट, कॉपिंग मैकेनिज्म फॉलो करेगा, ठीक है। सो उसको याद रखना है आप सभी को,
ये स्टेटमेंट था जो कि वाटसन एंड क्रिक के तरफ से था, राइट। अब ये मैकेनिज्म है क्या? द मैकेनिज्म या द स्कीम सजेस्ट, मैकेनिज्म बोलो या स्कीम बोलो, सजेस्ट दैट द टू स्ट्रैंड्स, राइट, दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, राइट, शुड सेपरेट, दोनों अलग हो जाने चाहिए, एंड एक्ट एज अ टेम्पलेट। टेम्पलेट याद रखना है, इट इज नथिंग बट एक पैटर्न। पैटर्न, टेम्पलेट मतलब क्या? पैटर्न, राइट। अभी जैसे पीपीटी का स्लाइड्स ले लो, राइट, स्लाइड्स में आप सभी को एक पैटर्न दिखाई देता है, राइट, उस पैटर्न में ही आप अपने वर्ड्स ऐड करते हो, राइट। सो सेम चीज यहाँ पर है कि पहले तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना पड़ेगा, और दोनों स्ट्रैंड जो है दे विल एक्ट एज टेम्पलेट फॉर व्हाट? फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स, राइट। सो ये एक बेसिक मैकेनिज्म है। सबसे पहले दोनों जो डबल स्ट्रैंडेड है उनको सेपरेट करो, सेपरेट करने के बाद दोनों जो है दे विल एक्ट एज अ टेम्पलेट और यू कैन से अ पैटर्न, और उसी पैटर्न के हिसाब से न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड प्रिपेयर हो जाएंगे। जैसे ही रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है, each DNA molecule will have one parental and one newly synthesized strand, right? So यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि जैसी रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया, एक नया स्ट्रैंड है और एक पुराना स्ट्रैंड है, दैट इज वन इज ओल्ड और पैरेंटल एंड द सेकंड इज न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, राइट। सो ये समझ में आ गई आपको बात कि सबसे पहले फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट होना होगा, दोनों ही स्ट्रैंड एक्ट करेंगे एज अ टेम्पलेट, और दोनों ही टेम्पलेट स्ट्रैंड के सामने एक नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा, राइट। इसका मतलब अब जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होगा, ईच जो डीएनए मॉलिक्यूल है अब बनेगा, उसके पास एक होगा टेम्पलेट स्ट्रैंड जो कि ओल्ड होगा, उसको पेरेंट स्ट्रैंड बोलेंगे, और एक होगा न्यू स्ट्रैंड, और यू कैन से न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। अब ये जो पूरा मैंने यहाँ पर दो पॉइंट में एक्सप्लेन किया है, इसको हम बोलेंगे सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्व मतलब हाफ जो है वो कंजर्व है, राइट। इस केस में देखो तो दो स्ट्रैंड है, दो स्ट्रैंड जो है दोनों अलग हो गए, और अलग होने के बाद दोनों स्ट्रैंड के सामने एक एक नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड रेडी हो गया, राइट। इसका मतलब एक पुराना है एक नया है, तो हाफ इज कंजर्व, सेमी मींस हाफ इज कंजर्व, राइट। सो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन के टाइम पर क्या होने वाला है, कैसे रेप्लिकेशन होगा? आप सभी को पता है कि डीएनए जो है, दोनों स्ट्रैंड जो है दे आर जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। सो सबसे पहले तो उनको ही ब्रेक करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पर भी जाहिर सी बात है वो चीज होगी, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन द वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड separate. The two polynucleotide strands of DNA also separate and uncoil, right? सेपरेट तो होना ही है, राइट, पर उनको क्या करना है? स्ट्रेट भी करना है, उनको अनकॉइल भी करना है, राइट, क्योंकि डीएनए जो है कौन से फॉर्म में? हेलिक्स, राइट, कॉइल्ड फॉर्म में। तो दो चीज करनी है यहाँ पर रेप्लिकेशन के लिए, सबसे पहले तो उनको खोलना है, राइट, अनकॉइल करना है, और फिर उनको सेपरेट करना है। और जाहिर सी बात है जो सेपरेटेड स्ट्रैंड्स है दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर, राइट, है ना, राइट। बिकॉज जब कॉइल्ड थे, कॉइल्ड क्यों थे? बिकॉज कहीं ना कहीं दे वेर कॉम्प्लीमेंट्री, इस वजह से ही कॉइल्ड हुए थे, राइट। सो अनकॉइल्ड होने के बाद भी वो जाहिर सी बात है दे विल बी। अब देखो क्या हुआ है एप्लीकेशन में, हमने देख लिया अनकॉइल हो गए, राइट, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया। अब ईच न्यूक्लियोटाइड ऑफ सेपरेटेड चेन, दोनों चेन सेपरेट हो चुके हैं, सो ईच न्यूक्लियोटाइड ऑफ सेपरेट चेन अट्रैक्ट्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम साइटोप्लाज्म, राइट। सो यहाँ पर साइटोप्लाज्म जो है वहां पर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ऑलरेडी होंगे, ए ले लो, टी ले लो, जी ले लो, सी ले लो, राइट। सो उसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा कि सपोज मेरा जो सेपरेटेड चेन है या सेपरेटेड स्ट्रैंड है उस पे ए है, तो कौन सा न्यूक्लियोटाइड अट्रैक्ट होगा? टी, राइट। सपोज मेरा जो सेपरेटेड चेन है उसमें सी है, तो साइटोप्लाज्म से कौन सा न्यूक्लियोटाइड अट्रैक्ट होगा? जी, राइट। सो इस तरीके से ये मैकेनिज्म आगे रन करेगा। वंस न्यूक्लियोटाइड्स आर अटैच्ड बाय देयर हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट, तो जैसे अट्रैक्ट हो गए दोनों आकर आपस में ज्वाइन हो गए, उसके बाद क्या होगा? देयर शुगर रेडिकल्स यूनाइट थ्रू देयर फॉस्फेट कंपोनेंट, ओके।
उसके बाद फिर शुगर आएगा, देन द फॉस्फेट कंपोनेंट। ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सर्व एज टेम्पलेट। ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि सेपरेट होने के बाद जो एक स्ट्रैंड है डीएनए का, इट विल एक्ट एज अ टेम्पलेट, और एक पैटर्न के समान इट विल बी वर्किंग। So each strand of DNA serves as template or model on which its complementary strand is synthesized. Right. So यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रही है जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है, राइट। ये जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, राइट। इसको हम क्या करने वाले हैं, अनवाइंड करेंगे, अनकॉइल करेंगे, दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे। फिर दोनों स्ट्रैंड्स में जो न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से there will be a synthesized new complementary strand. अब सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन पर आते हैं, राइट। मैंने ऑलरेडी बता दिया व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। हाफ द डीएनए विल बी फ्रॉम द पेरेंट एंड हाफ द डीएनए विल बी न्यू, राइट। दिस मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन is called semi-conservative method because each daughter DNA molecule is a hybrid conserving one parental strand and the another newly synthesized strand. So ये already मैंने explain कर दिया है why it is known as semi conservative. अब इसका experimental proof क्या था? So इसका experimental proof जो है वो किसने दिया था? मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टार। फेमस नाम है मिचेल्सन एंड स्टार, राइट। अब इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है उसके लिए बैक्टीरिया यूज किया था, ई कोलाई, इश्चेरिशिया कोलाई, राइट। ये बैक्टीरिया इस्तेमाल किया था। तो अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था एक बार उसको देख लेते हैं। दे ग्रू ई कोलाई इन अ मीडियम कंटेनिंग NH4Cl15। यहां पर देखो अमोनियम क्लोराइड है, राइट, जिसमें जो नाइट्रोजन है वो क्या है, 15 है। इट इज एन आइसोटोप, इट इज अ हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन एंड द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मेनी जनरेशंस। यहाँ पर देखो आप सभी को NH4Cl में ये एक ही नाइट्रोजन दिख रहा है, राइट। ये एक ही सोर्स है नाइट्रोजन का, राइट। सो इसको याद रखना है कि मिचेल्सन एंड स्टाल ने, जो कि 1958 में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इन्होंने ई कोलाई को एक ऐसे मीडियम में ग्रो किया जिसमें क्या था, नाइट्रोजन 15 विच इज अ हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। बहुत सारे जनरेशन तक उसको वहीं पर रखा और रिजल्ट क्या आया? द रिजल्ट वाज दैट नाइट्रोजन 15 वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, राइट। इनकॉर्पोरेट हो जाएगा बिकॉज नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, राइट। नाइट्रोजन बेस मतलब नाइट्रोजन है, राइट ना, नाइट्रोजन बेस है, तो वो नाइट्रोजन बेस का पार्ट बन गया, कौन, N15, as well as the other nitrogen containing compounds. Now this heavy DNA molecule should be distinguished from the normal DNA, right? इसको कैसे करेंगे? By centrifugation in a cesium chloride density gradient। ठीक है, cesium chloride याद रखना है, it is a salt, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है ये, और डीएनए को सेपरेट करने के लिए एक सिंपल सा मैकेनिज्म है, दैट इज डेंसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब क्या होगा, डिफरेंस। तो ये 3 स्टेप्स याद रखना है। पहला क्या किया गया है, ई कोलाई को ऐसे मीडियम में ग्रो किया है जहां पर क्या है, N15 है, बहुत सारे जनरेशन तक ग्रो किया जिस वजह से उसके डीएनए में N15 इनकॉर्पोरेट हो गया, राइट। अब हैवी डीएनए मॉलिक्यूल को हमको डिस्टिंग्विश करना है नॉर्मल डीएनए से। नॉर्मल डीएनए में क्या होगा, N14 होगा, सिंपल, राइट, N14 होगा। तो ये कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रिफिकेशन, राइट, सेंट्रीफ्यूज करेंगे एट नियर अबाउट 50,000 RPM, ओके, और वहां पर सॉल्ट यूज करेंगे, सीजियम क्लोराइड, राइट, विच इज वाटर सॉल्युबल। प्लीज नोट, राइट, यहाँ पर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है, N15 is not radioactive isotope but it can be separated from N14 based on densities, right? radioactive isotope नहीं है but density के बेस पर हम N14 और N15 को differentiate। अब क्या हुआ देखो, अब जो सेल में N15 था उस सेल को ट्रांसफर किया इनटू अ मीडियम विथ नॉर्मल
NH4Cl, राइट। सबसे पहले तो ई कोलाई को N15 के मीडियम में ग्रो किया, फिर उससे क्या हुआ है कि जो N15 है वो डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो गया, राइट। अब वो जो बैक्टीरिया है जिसके अंदर N15 इनकॉर्पोरेट हुआ है, उस बैक्टीरियल सेल को अब किसमें ग्रो किया, नॉर्मल N14, that is NH4Cl, and sample at various definite time interval were taken as the cell multiplied, right? So अलग अलग टाइम इंटरवल पर उसको क्या किया गया, चेक किया गया। DNA that remained as double stranded helix was extracted, right? So जो double stranded DNA था उसको extract किया। Various samples were separated independently on your CSCl, right? That is cesium chloride gradient, measure the density of DNA. DNA that was extracted, right? बहुत सिंपल, देखो यहाँ पर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लाइन है बट इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, राइट। तो क्या किया गया, N15 वाला जो बैक्टीरिया था जिसके डीएनए में इनकॉर्पोरेट किया था N15, उसको ट्रांसफर किया इनटू अ नॉर्मल मीडियम, राइट। फिर अगेन उसको भी जनरेशन टू जनरेशन बहुत सारे टाइम तक ग्रो किया गया। फिर उसमें भी क्या हुआ कि जो N14 वाला नॉर्मल नाइट्रोजन था वो भी डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो गया, राइट। अब इसको क्या किया गया, सेपरेट किया गया। नाउ DNA that was extracted from the culture one generation after the transfer from N15 to N14 medium, right? तो यहाँ पर देखो आफ्टर 20 मिनट्स यहाँ पर टाइम इंटरवल आपको दिखाई दे रहा है, राइट। सो N15 to N14 had a hybrid or intermediate density E. coli divides in 20 minutes, right? So देखो अब हर बार 20 मिनट्स के बाद इसको क्या किया गया, एक्सट्रैक्ट किया गया। सो एक जो बैक्टीरिया था उसमें दोनों नाइट्रोजन दिखाई, दैट इज हैवी आइसोटोप एज वेल एज द नॉर्मल, तो इसको बोला है हाइब्रिड और इंटरमीडिएट। डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ कल्चर आफ्टर अनदर जनरेशन, दैट इज 40 मिनट्स के बाद, right? This is second generation was composed of equal amount of these hybrid DNA and of light DNA, right? तो इसको याद रखना है कि अब ये जो एक मीडियम था जिसके अंदर हाइब्रिड ई कोलाई था, मतलब हाइब्रिड ई कोलाई का मतलब है कि उस ई कोलाई के डीएनए जो है वो N15 वाला भी, उसके पास N15 भी था, N14 भी था, राइट। अब इसको क्या किया गया और टाइम के लिए उसमें रखा गया, राइट। किस में रखा गया, नाइट्रोजन 14 में, राइट। और टाइम के लिए नाइट्रोजन 14 में रखा तो क्या हुआ, जो टाइम था 40 मिनट्स बाद क्या देखा कि एक तो लाइट डीएनए मतलब जिसके पास दोनों ही N14 होगा, राइट। और एक क्या था, हाइब्रिड डीएनए था जिसके पास N15 भी था और N14 भी था। तो यहां से और यहां पर आपको एक सिंपल सी डायग्राम से एक्सप्लेन किया, देखो ये हो गया N15 वाला डीएनए 20 मिनट्स, राइट। 20 मिनट्स किस में रखा है इसको, N14 वाले में, राइट। N14 वाले में रखा तो एक तो हैवी आइसोटोप वाला आपको रेड वाला इंडिकेट कर रहे हैं और ग्रीन वाला क्या इंडिकेट कर रहे हैं, N14, तो ये हाइब्रिड है, राइट। फिर 40 मिनट्स 20 देन 40। अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो सेम मीडियम है, N14 वाला ही मीडियम है, यहां पर भी N14 है, मतलब ये देखो N15 से इसको जब इनकॉर्पोरेटेड डीएनए जो है ये N15 का, राइट। अब ये N15 वाला जो बैक्टीरिया है उसको N14 वाले में ऐड किया तो कुछ ये वाला हमको रिजल्ट मिलेगा। फिर से ये जो हाइब्रिड डीएनए वाले बैक्टीरिया है इनको फिर से N14 में ही इनकॉर्पोरेट किया, मतलब N14 वाले मीडियम में ही इनको रखा गया, राइट। सो उससे क्या हुआ, तो यहां पर आपको मिल जाएगा, देखो राइट। अब ये सेपरेट होंगे तो ये देखो यहाँ पर N14 वाला ही मीडियम है, राइट। सो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, N14 वाले, राइट, N15 वाले, राइट। एंड उसके अलावा आपको यहाँ पर और क्या दिखाई देगा, हाइब्रिड, राइट। सो याद रखना है यहाँ पर आपको ये हाइब्रिड दिख रहा है, हाइब्रिड के अलावा आपको दो ऐसे डीएनए दिख रहे हैं जिनमें क्या प्रेजेंट है, लाइट डी, जिनका जो डीएनए वो लाइट है। लाइट क्यों है, बिकॉज उनके अंदर N14 है। तो ये बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, इसको याद रखना है। अब यहां पर देखो
अब इसको ये टेस्ट ट्यूब में किया गया है, राइट, मीडियम में किया गया है, तो इसमें हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको? तो याद रखना है कि जिसमें हैवी आइसोटोप है वो बॉटम में सेटल हो जाएगा, राइट, सो ये बॉटम में सेटल हो गया। हाइब्रिड वाला का है थोड़ा सा ऊपर है, और लाइट वाला एकदम सरफेस पर दिखाई देगा। दिखाई कब देगा? जब इसको हम स्टेन करेंगे विद इथिडियम ब्रोमाइड, राइट, फ्लोरोक्रोम है जो कि इस्तेमाल किया जाता है, राइट। सो ये याद रखना है, दिस इज योर वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट ऑफ मिज़ेल एंड स्टाल, जिससे ये प्रूव हुआ डीएनए सेमी कंजर्वेटिव, राइट। देखो यहाँ पर सेमी कंजर्वेटिव है, ये दो तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इमेजिन करो ये एक सेल है स्टूडेंट्स, ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, राइट, ये एक सेल है, राइट, ये एक सेल आप मान लो इतना, ये दो जो है ये दो एक सेल है और ये दो एक सेल है, राइट। सो क्या हुआ है यहाँ पर देखो, राइट, ये रेड यहां से ये रेड आ गया और ये ग्रीन यहां पर आ गया, और दोनों के सामने कौन से डीएनए बनेंगे? N14 वाले बनेंगे, बिकॉज ये जो बैक्टीरिया इसको किस में रखा है हमने? N14 वाले मीडियम में रखा है, तो ग्रीन ग्रीन क्या इंडिकेट कर रहा है? N14, राइट। सो ये एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है। आगे बढ़, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन के लिए मशीनरी एंड एंजाइम्स की जरूरत बहुत ही ज्यादा होगी। सो डीएनए रेप्लिकेशन इज अ कॉम्प्लेक्स मल्टी-स्टेप प्रोसेस that requires a number of enzymes, protein factors and metal ions. अब डीएनए रेप्लिकेशन जो है यूकैरियोट में कब होगा? एस फेज में, और कहाँ होगा? इन द न्यूक्लियस, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है सेल साइकिल के, और लोकेशन है न्यूक्लियस, राइट। इट इज सेमी डिसकंटिन्यूअस इन यूकैरियोटिक्स। क्यों है अभी हम देखेंगे। In prokaryotic, replication takes place in the cytoplasm. DNA replication in bacteria occurs prior to fission. अब enzymes, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे एंजाइम्स यहाँ पर एनलिस्ट किए हुए हैं। डीएनए पॉलीमरेज, राइट, डीएनए लाइगेज, लाइगेज सभी को पता है ज्वाइनिंग में हेल्प करेगा, प्राइमेस, टोपोआइसोमेरेज एंड हेलिकेज। हेलिकेज दो तीन नाम जो है आप उससे उनके फंक्शंस के बारे में अंदाजा लगा सकते हो। डीएनए पॉलीमरेज ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, लाइगेज दो न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करेगा, हेलिकेज अनवाइंड करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन, सो डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का मतलब क्या? देखो याद रखना है कि कोई भी एंजाइम ऑटोमेटिकली वर्क नहीं करेगा, राइट। यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज जो है उसको ऐसे ही एंजाइम है तो उसको ऐसे ही रख दो, तो क्या वो डीएनए स्ट्रैंड बनाएगा? नहीं बनाएगा, राइट। उसको कहीं ना कहीं एक टेम्पलेट की जरूरत पड़ेगी, राइट। सो इसीलिए उसको बोला है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज को अगर आप ऐसे ही सेल में छोड़ दो, वहां पर डीएनए कुछ है ही नहीं, तो वो वर्क नहीं करेगा, राइट, बिकॉज उसको एक टेम्पलेट की जरूरत पड़ेगी, और वो टेम्पलेट कौन प्रोवाइड करेगा? डीएनए। इसीलिए बोला है डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट है ये डीएनए पॉलीमरेज। जब डीएनए होगा तभी ये डीएनए पॉलीमरेज वर्क करेगा। सो डीएनए पॉलीमरेज इज द मेन एंजाइम व्हिच टेक्स पार्ट इन combining deoxyribonucleotides to form new DNA strands, right? जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज जो है ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। डीएनए पॉलीमरेज वाज डिस्कवर्ड बाय कॉर्नबर्ग। ओके, प्रोकैरियोट्स में तीन टाइप के डीएनए पॉलीमरेज हैं, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज टाइप 1, टाइप 2, 3। ओके, so DNA polymerase is a main enzyme, right, and it is very crucial for replication in E. coli. Polymerase 1, right, DNA polymerase 1, which is also called Kornberg enzyme, and DNA polymerase 2 functions primarily in DNA repairing, right. DNA repairing में मतलब क्या होता है? बाई चांस न्यूक्लियोटाइड अगर रॉन्ग ऐड हो गए, इसका मतलब ए के साथ क्या होता है? टी ही होता है, बट इन केस ए के साथ यू, ए के साथ जी ऐड हो गया, ए के साथ जी ऐड हो गया, वो क्या है? मिस्टेक है। तो ये जो मिस्टेक है इसको कौन रिपेयर करता है? डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड 2,
ओके, सो इसको याद रखना है. इट इज नेम्ड सो बिकॉज इट यूज्ड a DNA template to catalyze the polymerization of deoxynucleotides, right? So मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि डीएनए पॉलीमरेज को सेल में रिलीज करोगे, छोड़ दोगे तो वो काम नहीं करेगा. डीएनए पॉलीमरेज को एक टेम्पलेट की जरूरत पड़ेगी जो कि डीएनए का टेम्पलेट होगा, राइट? इसीलिए डीएनए पॉलीमरेज को बोला जाता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. These enzymes are highly efficient because as they have to catalyze polymerization of a large number of nucleotides in a very short time, right? बहुत ही efficient होंगे ये enzyme, बहुत ज्यादा ही fast ये काम करेंगे, right? मैं एक बहुत ही आपको एक अच्छा example देता हूँ. E. coli जो है उसका DNA का लेंथ होता है 4.6 into 10 to the power 6 base pairs. 4.6 into 10 to the power 6 base pairs, right? अब मैं बता दूं आप लोगों को कि इतना बड़ा जो लेंथ है इसको रेप्लिकेट होने में सिर्फ 38 मिनट्स लगते हैं. इसको रेप्लिकेट होने में सिर्फ 38 मिनट्स लगते हैं. तो आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या एक्यूरेसी है इनकी. तो आप मान के चलो एवरेज की एक सेकंड में 2000 बेस पेयर ऐड होते हैं. तो इमेजिन करो ये जो डीएनए रेप्लिकेशन ये कितने फास्ट हो रहा है, राइट? जहां तक मैं बोल रहा हूँ फास्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एनर्जी भी लगेगी. तो डीएनए रेप्लिकेशन इज अ हाईली एक्सपेंसिव प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. I repeat, DNA replication is the highly expensive process in the case in with respect to energy, right? So इसको याद रखना है आप लोगों को. अब यूकैरियोट में देखते हैं. प्रोकैरियोट में 3 टाइप है, 1, 2 एंड 3. प्रोकैरियोट्स में हो गया. अब नेक्स्ट है यूकैरियोट्स. अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा, एप्सिलॉन, राइट? सो ये यहाँ पर आपको 5 टाइप के दिखाई देंगे यूकैरियोट्स में. अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन. फंक्शंस इनके क्या क्या हैं देखो. अल्फा जो है इट इनिशिएट्स रेप्लिकेशन. बीटा जो है ये क्या करता है, डीएनए रिपेयर करता है. उसके बाद गैमा ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिपेयर करता है. फिर डेल्टा रेप्लिकेशन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है. और एप्सिलॉन polymerase activity of HeLa cells, right? HeLa cells are what? They are immortal cells, right? They are immortal cells. वो बोल सकते हो एनी टाइम डिवाइड होते रहते हैं, राइट? सो ये याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू यूकैरियोट्स. और आप इसको भी रोमन नंबर से पहचान सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, राइट? सो कोई इशू नहीं है. इसको आप डीएनए पॉलीमरेज 1 भी बोल सकते हो, इसको 2 भी बोल सकते हो, इसको 3 भी, 4 भी एंड 5 भी. ओके, सो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में देख लिया हमने. बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है. डीएनए लाइगेस एंजाइम जॉइंस न्यूली सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, राइट? सो जो नए स्ट्रैंड में जो न्यूक्लियोटाइड्स आए हैं उनको आपस में जोड़ने का काम डीएनए लाइगेस करेगा. और सिर्फ न्यूली सिंथेसाइज नहीं, कहीं पर भी डैमेज है, राइट? और वो डैमेज रिपेयर कर रहा है डीएनए पॉलीमरेज 1 या 2, राइट? डीएनए पॉलीमरेज 1 या 2 अगर डीएनए रिपेयर कर रहा है, रिपेयरिंग के बाद भी तो स्टिक करने की जरूरत पड़ेगी, राइट? सो वहां पर भी स्टिकिंग का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेस. इसको डिस्कवर किसने किया था, गिलर्ट, लेमन एंड रिचर्डसन. ओके, साइंटिस्ट के नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट. मैकेनिज्म पर हम आते हैं, राइट? सो व्हाट आर दी स्टेप्स ऑफ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन. सबसे पहला स्टेप है ORI. आप सभी को पता है ORI का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. सेकेंड स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स. सो सेकेंड स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स. थर्ड स्टेप है एक्सपोजर ऑफ पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड्स. फोर्थ स्टेप फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर. फिफ्थ स्टेप बेस पेयरिंग. Sixth step new strand formation and seventh step proof reading, right? So ये 7 steps हैं, आपको याद रखना है. ORI activation, exposure, formation of RNA primer, base pairing, new strand and proof reading. Proof reading मतलब DNA repairing होगी. Okay, so origin of replication.
रेप्लिकेशन बिगिंस एट स्पेसिफिक पॉइंट कॉल्ड ORI। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है जब हमने चैप्टर देखा था बायोटेक्नोलॉजी, राइट। बैक्टीरिया और वायरल जो डीएनए है उसके पास सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। जाहिर सी बात है, देखो बैक्टीरियल जो डीएनए है उनका साइज छोटा होता है, राइट। सो वहां पर एक ही अगर ORI रीजन होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक्स जहां पर डीएनए का साइज बड़ा होता है वहां पर एक से ज्यादा ORI की जरूरत पड़ेगी, राइट। सो इतना याद रखना है। So bacterial and viral DNA has a single origin of replication. It functions as a single replicating unit or replicon, right? So उसको हम replicon भी बोल सकते हैं। यूकैरियोट में जैसे मैंने बताया नंबर ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होंगे, उसका रीजन भी मैंने बताया है कि बैक्टीरिया या वायरल जो डीएनए उसका लेंथ छोटा होता है तो एक ORI से भी काम चल जाता है। बट यूकैरियोटिक में डीएनए का लेंथ बड़ा होता है तो जल्दी जल्दी कॉपी हो, इस वजह से देयर विल बी नंबर ऑफ ORI. It has several replicating segments or replicons, that is multi-replonic, right? ये यूनिरेप्लॉनिक है, ये मल्टी रेप्लॉनिक, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे ORI प्रेजेंट होंगे, राइट। सो यहाँ पर आप मान लो ये जो रीजन है ये आपको ORI है तो यहाँ पे कट लग गया। तो आगे देखते हैं एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब यहाँ पर एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का मतलब क्या है? Okay, so deoxyribonucleotides जो हैं they occur freely inside the nucleoplasm. वो न्यूक्लियोप्लाज्म में बह रहे हैं easily, smoothly, right? So there are 4 types of deoxyribonucleotides. ये लोकेशन याद रखनी है। DAMP that is deoxyadenosine monophosphate, DGMP deoxyguanosine monophosphate, DCMP deoxycytidine monophosphate and DTMP that is deoxythymidine monophosphate. कौन से फॉर्म में है? मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट मतलब एक ही फॉस्फेट है इनके पास, राइट। अब इनको एक्टिवेट करना है, इसका मतलब इनको एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। कौन से फॉर्म में है ये? अभी मोनोफॉस्फेट, राइट। एनर्जी इनको, तो यहां पर कैसे एक्टिवेट हो रहे हैं? लेट्स सी। They are first phosphorylated. What do you mean by phosphorylated? Addition of phosphate and change to active forms. मोनोफॉस्फेट है, उनमें फॉस्फेट ऐड किया जाता है और उनको एक्टिवेट किया जाता है, और एक्टिवेट होने के बाद उनके पास कितने फॉस्फेट होंगे? 3 फॉस्फेट। क्लियर रखनी है ये बातें, याद रखना है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स दे अकर इन द न्यूक्लियोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ नॉन एक्टिव और इनएक्टिव। एक्टिव नहीं होते हैं, उनको एक्टिवेट कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस नोन एज फॉस्फोराइलेशन, राइट। एंजाइम का नाम होगा फॉस्फोराइलेस। अब एक्टिवेट होने के बाद उनके पास कितने फॉस्फेट होंगे? 3। जब एक्टिवेटेड नहीं थे तो उनके पास कितने फॉस्फेट थे? 1 मोनोफॉस्फेट। तो एंजाइम इज फॉस्फोराइलेस इज रिक्वायर्स along with energy. The phosphorylated nucleotides are DATP, 3 है ना अभी, ट्राइफॉस्फेट, so deoxyadenosine triphosphate, DGTP that is deoxyguanosine triphosphate, DCTP that is deoxycytidine triphosphate and DTTP that is deoxythymidine triphosphate. Okay, अब देखो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स, देखो न्यूक्लियोटाइड्स तो जा ही रहे हैं, बट याद रखना है स्टूडेंट्स ये जो DATP, DGTP, DCTP एंड DTTP ये सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स नहीं दे रहे हैं, दे आर आल्सो गिविंग द एनर्जी, क्योंकि इनका ट्राइफॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट, राइट। तो कहीं ना कहीं ये 2 काम करेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स तो लेकर ही जा ही रहे हैं एज वेल एज दे हैव द एनर्जी। सो यहाँ पर आपको एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का दिखाई देगा, राइट। 2H3PO4 मतलब 2 फॉस्फोरिक एसिड ना, मोनोफॉस्फेट में तो 2 फॉस्फेट लगेंगे हर एक को इंडिविजुअली, हर एक जो मोनोफॉस्फेट है उनको 2 फॉस्फेट लगेंगे, इसलिए यहाँ पर 2H3PO4 दिया। ये सबके लिए नहीं है, ये इंडिविजुअली है, राइट। एनर्जी दैट इज फॉस्फोराइलेस भी होगा और एनर्जी भी मिलेगी, तो ये DAMP कन्वर्ट हो जाएगा DATP में,
DGP कन्वर्ट हो जाएगा DGTP में, DGMP कन्वर्ट हो जाएगा DGT में, DCMP कन्वर्ट हो जाएगा DCTP में, और DTMP कन्वर्ट हो जाएगा इनटू DTTP। अगेन यहाँ पर याद रखना है हर एक मोनोफॉस्फेट को क्या दिया जा रहा है, दो दो फॉस्फेट। इन द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोराइलेज प्रोसेस इज नोन एज। सो यहाँ पर रीजन दिया है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व dual purpose. In addition to acting as a substrate, they provide energy for polymerization reaction. Exposure of parent DNA strands, right? तो अब तीसरा जो स्टेप है वो है एक्सपोजर ऑफ पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड। अब व्यवस्था हो गई, प्रिपरेशन हमने कर लिया, अब जो मेन काम है वो शुरू होगा। सबसे पहले एंजाइम हेलिकेज जो है, जिसको एक और नाम है अनवाइंडेज, एक्ट ओवर दी ओआरआई साइट। ओरिजिन एक साइट होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वहां पर ये हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, एक्ट करेगा एंड अनवाइंड्स द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए बाय डिस्ट्रॉइंग हाइड्रोजन बॉन्ड। उनको खोल देगा, और वो कैसे ओपन करेगा, हेलिकेज एंजाइम कैसे ओपन करेगा पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड को, बाय डिस्ट्रॉइंग हाइड्रोजन बॉन्ड। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल into two strands results in the formation of Y-shaped structure called replication fork. Right? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट, याद रखना है कि Y शेप का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, जैसे कि मैंने बता दिया आप लोगों को कि ये जो प्रोसेस है बहुत जल्दी हो रहा है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी। इट इज एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस। ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, डीएनए कैन नॉट बी सेपरेटेड अलोंग इट्स एंटायर लेंथ। पूरा डीएनए एक साथ हम ओपन करके उसको रेप्लिकेट नहीं करवा सकते, तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसको रेप्लिकेट कराएंगे। अब जो अनवाइंड हो चुके हैं डीएनए, उनके ऊपर एक स्टेबलाइजर लगाया जाएगा, राइट। द एक्सपोज्ड सिंगल स्ट्रैंड, अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड है बिकॉज दोनों अलग हो चुके हैं, आर स्टेबलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। स्टेबलाइज्ड का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी है कि वो फिर से क्या हो सकते हैं, वाइंड हो सकते हैं, राइट, वो फिर से कॉइल हो सकते हैं। इस वजह से दोनों तरफ एक क्लिप के फॉर्म में एंजाइम आकर अटक जाएगा, वहां पर बाइंड हो जाएगा, जिसको बोलेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज ऑल्सो नोन एज SSBP, also known as helicase destabilizing HD. Due to unwinding, a supercoiling gets developed on the end of DNA opposite to replication fork. Okay, so वहां पर आपको अनवाइंडिंग की वजह से क्या हो रहा है, एक सुपर कॉइलिंग, एक आदत सी हो गई है ना उनको कॉइल में रहने की, तो पॉसिबिलिटी कि वो फिर से उस कॉइलिंग के फॉर्म में आ सकते हैं, राइट। सो ये ना हो, इस वजह से एक एंजाइम काम करता है टोपो आइसोमरेज। दिस टेंशन इज रिलीज्ड बाय एंजाइम टोपो आइसोमरेज, और इसी टोपो आइसोमरेज को प्रोकैरियोट में बोलेंगे डीएनए गायरेज, राइट। इन प्रोकैरियोट्स डीएनए गायरेज हैज टोपो आइसोमरेज एक्टिविटी। तो दोनों में दो अलग अलग एंजाइम, टोपो आइसोमरेज इन केस ऑफ यूकैरियोट, डीएनए गायरेज इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, राइट, एंड टोपो आइसोमरेज इन केस ऑफ यूकैरियोट। यहाँ पर देखो सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दिया है इस डायग्राम में, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो गया गायरेज, राइट, कहीं ना कहीं ये होल्ड कर रख रहा है, राइट, बिकॉज क्योंकि कॉइलिंग की आदत है उनको, तो ऑटोमेटिकली कॉइल हो सकते हैं, राइट। यहाँ पर देखो दोनों स्ट्रैंड्स को कैसे पकड़ कर रखा हुआ है, ताकि दोनों आपस में फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड ना बना सके। तो SSBP का काम क्या है, ये दोनों को हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से रोकेगा। डीएनए गायरेज का या फिर टोपो आइसोमरेज का काम क्या है, वो कॉइल्ड होने से रोकेगा, राइट। और हेलिकेज तो अपना काम कर ही रहा है, राइट, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ रहा है। तो ये डायग्राम को आपको समझना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहां पर देखो अपना स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ RNA प्राइमर्स, राइट। सो इस स्टेप में देखो क्या होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये।
हमेशा याद रखना है कि जो आरएनए प्राइमर है ये एक लाठी का काम करेगा। इट इज अ लाठी, राइट। आपने ओल्ड पीपल को देखा होगा, इनफैक्ट ओल्ड या फिर जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि वो एक सपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो आरएनए प्राइमर है, इट इज लाइक अ सपोर्ट फॉर द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। ओके, सो क्या होता है देखो, एट द फ्री 3' एंड ऑफ वन स्ट्रैंड, ये जो दिख रहा है फ्री एंड है, दोनों सेपरेट हो चुके हैं ना अब, तो ये फ्री है, राइट। एंड फॉक एंड ऑफ द सेकेंड स्ट्रैंड, फॉक एंड, राइट, ये फॉक एंड है ऑफ द सेकेंड स्ट्रैंड। क्या सिंथेसाइज होता है? एक स्मॉल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए। क्या सिंथेसाइज होगा? एक स्मॉल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, राइट। और ये किसके सपोर्ट से होगा? डीएनए डिपेंडेंट एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज और प्राइमेज, राइट। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि जब भी हम एंजाइम की बात करें तो एंजाइम के लिए याद रखना है, एंजाइम ऐसे ही नहीं काम करेगा, इट रिक्वायर्स अ टेम्पलेट, राइट। सो इस केस में भी अगेन टेम्पलेट कौन है? डीएनए। उसके बाद जो आरएनए पॉलीमरेज है, जिसको एक और नाम है आरएनए प्राइमेज, ये एंजाइम जो है ये एक शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड का एक स्ट्रैंड बनाएगा जिसको बोलेंगे आरएनए प्राइमर, याद रखना है। और ये आरएनए प्राइमर हमेशा कहाँ ऐड होता है? 3' एंड, राइट। 3' एंड यहाँ पर ऐड होगा और यहाँ पर ऐड होगा। हाँ, अब यहाँ पर हमने बताया बिकॉज रेप्लिकेशन फॉक यहाँ पर है, तो इसको इमेजिन कर सकते हो, इस एंड का इस तरफ, इस तरीके से यहाँ से इसको 3' एंड इमेजिन कर सकते हो, राइट। सो इस तरफ यहाँ पर ऐड हो रहा है और इस तरफ यहाँ पर ऐड हो रहा है, कौन? आरएनए प्राइमर। लेंथ कितना है? 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड्स। और इसका फंक्शन याद रखना है, ये अपोजिट फंक्शन करेगा, मतलब ये ऐड तो 3' एंड में हो रहा है बट रन कहाँ करेगा? 5 to 3, बिकॉज जो नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए ना, पेरेंट स्ट्रैंड से कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पर याद रखना है कि रन किस तरफ करेगा? 5 to 3, राइट। So RNA primer functions as 5' end of the new strand to be synthesized. अब देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो है 3' to 5' इस तरीके से, यहाँ से इसको बोलेंगे हम लीडिंग स्ट्रैंड, और 5' to 3' इसको हम बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। पेरेंट स्ट्रैंड की बात कर रहा हूँ मैं, पेरेंट स्ट्रैंड 3 to 5 लीडिंग, 5 to 3 लैगिंग, राइट। अब इसके सामने क्या बनेगा? न्यू स्ट्रैंड। तो अब लीडिंग जो ओल्ड स्ट्रैंड है, ओल्ड स्ट्रैंड, उसको लीडिंग टेम्पलेट भी आप बोल सकते हो, लीडिंग स्ट्रैंड के अलावा वो ओल्ड स्ट्रैंड को लीडिंग टेम्पलेट भी बोल सकते हो। सो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐड हुआ है तो ये कंटिन्यूसली यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कंटिन्यूसली यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे और एक नया स्ट्रैंड कंटिन्यूसली बन जाएगा, राइट। बट इस केस में देखो, इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर प्राइमर ऐड किया, राइट, ये 3' एंड है, यहाँ पर सपोज 3' एंड इसका, ये देखो इसका 3' एंड मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। सो यहाँ पर अगर 3' एंड है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि जो ये जो फॉर्मेशन है, जो नया डीएनए का फॉर्मेशन है, वो कंटिन्यूस नहीं होगा, ये डिसकंटिन्यूस होगा, राइट। बिकॉज हमको इसका यहाँ पर बार बार प्राइमर्स ऐड करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर जो डीएनए न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा ये डिसकंटिन्यूस होगा, यहाँ पर कंटिन्यूस बनेगा, राइट। मान लो ये 3' एंड है, राइट। सो इतना ही बन पाएगा ना, इतना ही प्राइमर्स यहाँ से यहाँ तक रन कर पाएगा, बिकॉज यहाँ पर तो ये खुला ही नहीं है, तो मतलब फिर से आरएनए प्राइमर हमको ऐड करना पड़ेगा इस केस में। किस केस में? लैगिंग स्ट्रैंड के केस में। जबकि हम लीडिंग स्ट्रैंड के केस में देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली देखो यहाँ से नया स्ट्रैंड बन रहा है, यहाँ पर फिर से रेप्लिकेशन फॉक डेवलप होगा, लगातार जाएगा। बट इस केस में देखो, इस केस में 3' एंड यहाँ से शुरू हो रहा है, राइट, बट खुला तो यहीं पे, सिर्फ यहीं पर खुला हुआ है, राइट। सो यहाँ पर प्राइमर काम किया, इतने में काम किया, यहाँ पर खत्म हो गया, तो यहाँ से निकल जाएगा, फिर से यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा हमको, है ना। तो इसको याद रखना है कि इस तरफ जो फ्रेगमेंट बनेगी, इस तरफ जो डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा उसको एक फ्रेगमेंट्स में बनेगा, और फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और यहाँ पर जो बनेगा वो कंटिन्यूस बनेगा। तो याद रखना है कि
सेमी कंजर्वेटिव में हमको डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी मिलेंगे, राइट। अब ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट को हम कैसे ज्वाइन करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। ओकाजाकी किसके नाम पर है? साइंटिस्ट जिसने उसको बताया था। तो याद रखना है कि लीडिंग स्ट्रैंड का डायरेक्शन है 3' to 5', लैगिंग स्ट्रैंड का डायरेक्शन है 5' to 3', राइट। और प्राइमर्स हमेशा कहाँ रन करता है? 5 to 3, 5 to 3, 5 to 3 और रिपीट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट याद रखना है क्यों बनते हैं? बिकॉज यहाँ का जो डायरेक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है, राइट। एक टाइम आएगा जहां पर वो स्टॉप हो जाएगा, तो उसको फिर से आरएनए प्राइमर ऐड करना पड़ेगा। किस केस में? लैगिंग स्ट्रैंड के केस में। जबकि लीडिंग स्ट्रैंड के केस में ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर कंटिन्यूअसली स्ट्रैंड्स बनते जाएंगे, ठीक। सो उसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म था यहाँ पर। बेस पेयरिंग। अब देखो, the two separated DNA strands in the area of replication fork now functions। अब काम इनका शुरू होगा, राइट। दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट हो चुके हैं। अब सेपरेटेड स्ट्रैंड में एक न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, दोनों तरफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। So the two separated DNA strands in the area of replication fork now function. Their nitrogen base attracts complementary phosphorylated nucleotides। थोड़ा रिकॉल करो, DATP, DCTP, ये सब कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियोप्लाज्म में। अब ये अट्रैक्ट होंगे किसके साथ? जो सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड है उनके साथ। अगर एक मेरे पास सिंगल स्ट्रैंडेड है, एक जो दोनों में से दो जो सेपरेटेड डीएनए है उनमें एक तरफ एक स्ट्रैंड है जिसके पास ए है, तो उसमें उसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? जिसके पास DTTP होगा, राइट ना। सो इसको याद रखना है, DATP अपोजिट T। मतलब अगर जो सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड है उस पे T है न्यूक्लियोटाइड, तो कौन सा अट्रैक्ट होने वाला है यहाँ पर? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ट्राइफॉस्फेट कौन सा होगा अट्रैक्ट? DATP। अगर मान लो मेरे पास जो सेपरेट होने के बाद जो डीएनए स्ट्रैंड है उनमें ए है, तो अट्रैक्ट कौन होगा? DTTP। मान लो मेरे पास G है सेपरेटेड स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड, सो अट्रैक्ट कौन होगा? DCTP। और मान लो मेरे पास C है, तो कौन अट्रैक्ट होगा? DGTP। अब यहाँ पर एंजाइम जो है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस में, पायरोफॉस्फेटेस। एंजाइम पायरोफॉस्फेटेस बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमूव्स 2 फॉस्फेट फ्रॉम फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे ही 2 फॉस्फेट निकले चेंज हो जाएंगे इनटू मोनोफॉस्फेट। अब जाहिर सी बात है, देखो यार, फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा, और वही एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे इन बिल्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। सो फंडा क्लियर रखना है, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो चुके हैं, राइट। न्यूक्लियोटाइड्स अट्रैक्ट होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स आकर वहां पर बाइंड हो जाएंगे। बाइंड होने से पहले याद रखना है कि 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरोफॉस्फेटेस, और फॉस्फेट जैसे ही निकलेंगे एनर्जी रिलीज होगी, वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, राइट। और जैसे ही मोनोफॉस्फेट में आ गए, ये मोनोफॉस्फेट जाकर बाइंड हो जाएंगे विद द सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड, और ये जो एनर्जी रिलीज हुई है वो हेल्प करेगी कहां पर? बॉन्ड बिल्ड करने में। तो यहाँ पर देखो, इस फॉर्म में हमने एक्टिवेट कर रखा हुआ था, अब फिर से ये कौन से फॉर्म में आ गए? डीएक्टिवेटेड फॉर्म में, राइट। तो इस तरीके से आपको ये पूरा दिखाई दे रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरोफॉस्फेटेस। न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन, राइट। अब यहाँ पर इसकी रोल की हम बात करने वाले हैं, डीएनए पॉलीमरेज। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है यार, देखो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स तो कर ही रहा है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। इट रिक्वायर्स डीएनए पॉलीमरेज 3 इन प्रोकैरियोट्स एंड पॉलीमरेज डेल्टा एंड एप्सिलॉन इन यूकैरियोट्स। DNA polymerase 3 is a complex enzyme having subunits of alpha, beta, gamma, delta, epsilon, theta, right, and so on. In the presence of Mg2+, ये देखो हमने शुरू में देखा था कि आयंस की भी जरूरत पड़ेगी, मेटल आयंस, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है। So DNA polymerase 3
in the presence of the magnesium ions, ATP, GTP, TTP and DNA polymerase 3, the adjacent nucleotides found attached to nitrogen base of each template DNA strand establish a phosphodiester bond and get linked to form a replicated DNA strand. बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर बता दिया है कि क्या होने वाला है, डीएनए पॉलीमरेज टाइप 3 है और ये क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को लगातार ऐड करते जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड लगातार, राइट। सो यहाँ पर देखो सिंपल तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। सो ये डीएनए पॉलीमरेज आपको दिख रहा है और यहाँ पर आपको दिखेगा लगातार क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर क्या ऐड हो रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। ओके, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सो प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग क्या होता है, समटाइम अ रॉन्ग बेस मे बी एडेड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। सो वहां पर एक और एंजाइम का यूज होगा, डीएनए पॉलीमरेज 1, जो कि क्या करेगा, उसको सेंस करेगा और रिमूव कर देगा बेस को और प्रॉपरली दूसरा बेस जो बेस है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था और सभी को, एंड उम्मीद कर रहा हूँ टॉपिक जो है वो प्रॉपरली आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ओके, सो याद रखना है स्टूडेंट, देखो यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ, जो दो न्यू स्ट्रैंड्स बनेंगे तो उसमें से एक जो है उसको हम क्या बोलेंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, उसको हम क्या नाम देंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। सो उसको हम क्या नाम देंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओके, और वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है वो कौन से स्ट्रैंड में होगा, लैगिंग स्ट्रैंड। तो जो दो सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, एक को हम बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, दूसरे को बोलेंगे हम लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड। सो जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें जो सिंथेसाइज होगा स्ट्रैंड डीएनए का, वो एक फ्रेगमेंट के फॉर्म में होगा, राइट। वो एक किस फॉर्म में होगा, फ्रेगमेंट के फॉर्म में, राइट। सो इसको याद रखना है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट, राइट, ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, जो ओल्ड स्ट्रैंड है उनको हम बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट था आज का टॉपिक और इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को याद रखना है।